सबसे पहली बात, G20 है क्या? G20 जो दुनिया के, ठीक है, 10 सबसे जो ज्यादा जो मतलब क्या बोलते हैं विकसित कह लीजिए, हालांकि इसमें कुछ विकासशील देश भी है, लेकिन मुख्यतः विकसित देशों का मतलब क्या है, एक समूह है G20। ठीक है, इसमें विकासशील और विकसित दोनों शामिल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब चलेंगे, आगे चलेंगे तो देखेंगे 18वां, ठीक है, इस बार जो भारत में जो हुआ है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये वर्ष के दौरान मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों के समापन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 10 सितंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को ब्राजील को सौंपकर इसका समापन किया, जो ब्लॉक की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 2 दिवसीय बैठक में कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए। अब क्या होता है, जैसे G20 का बैठक जब समाप्त होने वाला रहता है, तो जो देश उस साल मतलब कर रहा होता है, क्या करता है वो अगले देश को मतलब क्या करता है, सौंप देता है। जैसे भारत को मतलब G20 की बात करेंगे, भारत 18वां नंबर के कर रहा था, 19वां नंबर का सौंपा गया। इसके लिए मसाल को सौंपा जाता है। क्या किया जाता है? मसाल। G20 का मसाल को सौंप दिया जाता है। और वो मतलब 19वां नंबर अगला देश मतलब करेगा। ठीक है, एक जी टेबल में ट्रैकिया से प्रश्न अगर पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, ये मेंस का डिस्कशन है। 17, 18 और 19, ये 3 गो देश जो है ना ट्रैकिया में शामिल होगा। 17 में कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया का जकार नहीं, इंडोनेशिया बाली था। 18 में भारत नई दिल्ली। हाँ, 19वां नंबर किसके पास जाएगा? तो 19वां नंबर किसके पास जाएगा? तो ये आपके ब्राजील के पास ब्राजील जाएगा। के ठीक है, पास। तो ये G20 का 3 मतलब ट्रैक किया हो गया। ठीक है, 19 नंबर जब ब्राजील में होगा तो ब्राजील भी किसी अगला नेशन को सौंप देगा। जैसे भारत किसको सौंपा? भारत ब्राजील को सौंपा। ठीक है, इंडोनेशिया भारत को सौंपा, इसी तरीके से। अब G20 का विवरण क्या है, इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। हेलो ठीक है, हाँ बताइए। सर, आवाज कट का रहा है बहुत। सभी लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं सर। यस। सभी लोगों को दिक्कत हो रही है आवाज का? नहीं सर। नहीं, सभी को दिक्कत नहीं हो रही है सर। फिर तो आप लोग अपना नेटवर्क जरा चेक कर लीजिएगा, सभी लोगों को दिक्कत होगी तब मेरे तरफ से दिक्कत होगा। आप चलेंगे G20 का विवरण देखेंगे तो सबसे पहले G20 का अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 19 देश। ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें 19 देश है। ठीक है, और बात करेंगे इसमें मतलब 19 देश और मतलब क्या, एक यूरोपीय संघ नहीं शामिल है। लेकिन लेकिन इस बार के G20 में मतलब कौन कौन शामिल है, तो इस बार का G20 में ध्यान रखिएगा। तो इस बार मतलब नए रूप से मतलब यूरोपियन यूनियन के अलावा, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को भी मतलब इसमें शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे यूरोपियन संघ तो शामिल था, इस साथ में मतलब कि अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है, एयू को भी मतलब शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब मतलब G20 में कितना हो जाएगा? तो G20 में अब 19 देश हो जाएंगे। और संघ कितने हो जाएंगे? तो सॉरी, क्या बोलते हैं, 19 देश के अलावा मतलब दो मतलब कितने हो जाएंगे? तो दो मतलब संघ हो जाए। कौन कौन संघ? यूरोपीय संघ कौन कौन? अफ्रीकन सर। बिल्कुल, यूरोपीय। यूरोपीय और अफ्रीकन संघ मतलब हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे G20 के सदस्य दुनिया की आबादी का कितना परसेंट है? G20 का सदस्य दुनिया का आबादी का 2/3। 2/, दुनिया के आबादी का लगभग 2/3 आबादी जो है G20 वाले देश के मतलब नेतृत्व करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं दुनिया का आबादी अगर मान लीजिए 30 है, तो 30 में से 20 ऐसे लोग हैं जो कि मतलब G20 को मतलब क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक बाजार की बात करेंगे तो वैश्विक बाजार का 75% से अधिक है, दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का मतलब 85% अकेले जो है G20 के पास है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और G20 का कोई अस्थायी कार्यालय या फिर मुख्यालय नहीं है। ठीक है, जिस देश में होता है उसी देश में साल भर के लिए होता है। अगर मान लीजिए भारत में अगर हुआ है तो भारत सालों भर का मतलब इसको संभालेगा, कोई एक दो दिन में नहीं होता है। G20 कितने वर्षों के लिए? पूरे साल भर के लिए मिल जाता है। ये टॉपिक हुआ। उसके बाद बात करेंगे G20 का विकास। G20 का विकास कब हुआ? तो G20 का विकास की बात करेंगे तो एशियाई वित्तीय संकट 1997 के बाद 1999 में स्थापित हुआ। शुरू में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक मंच था।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद G20 को 4 प्रमुख स्तर पर विकसित किया गया। शुरू में जब एशियाई संकट जब 1997 में आई थी, तो G20 1999 में स्थापित हुआ उसी को देखते हुए। लेकिन शुरू में केवल मतलब आर्थिक स्तर और वित्तीय मुद्दे पे ही बातचीत की जाती थी। लेकिन आगे चल के इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जब 2008 में आता है, भारत भी इनसे गुजरा था, ठीक है, 2008 वाला से। तो उसके बाद G20 को राज्य प्रमुखों के स्तर पर विकसित किया गया, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे बातें होने लगी। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की प्रमुख बातें क्या थी, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा को अपनाना। नई दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि G20 के सभी देश जो थे, क्या किस मुद्दे पर बात करना चाहते थे, तो फिलिस्तीन के मुद्दा पे बात करना चाहते थे। सॉरी, फिलिस्तीन बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ईरान और यूक्रेन और रूस के मुद्दा पे बात करना चाहते थे। इसमें G20 में जितने भी देश है, ठीक है, लगभग देश जो है मतलब क्या है, रूस का मतलब क्या है, एंटी है, को इसी पे बात करना था। लेकिन भारत ने अपना मतलब नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाने के लिए सभी को मतलब मना लिया, और फाइनली जाके नई दिल्ली डिक्लेरेशन, नई दिल्ली घोषणा अपना ली गई, ठीक है। यही नई दिल्ली घोषणा की महत्वपूर्ण बातें जो है, तो हमारा मतलब क्या होगा, तो हमारा मतलब मेंस का प्रश्न बन सकता है आगे भी, पीटी में भी, और 69 में तो बनेगा ही, ठीक है, बिल्कुल रहेगा G20 से एक क्वेश्चन। इस बार के पीटी में बिल्कुल G20 से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा को अपनाना क्या था, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य बातें की बात करेंगे। शिखर सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी ने मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन लाइफ, ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ क्या है, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली है कि विचार, ठीक है, वसुदेव, ठीक है, ध्यान केंद्रित करते हुए गरीबी और असमानता, महामारी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, महिलाओं और बच्चों पर उनके असंगत प्रभावों जैसी समस्याओं को वैश्विक ध्यान आकर्षित हुए नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, ठीक है। नई दिल्ली घोषणा को लगभग सारे प्रतिनिधि के द्वारा, सभी देशों के प्रतिनिधि के द्वारा, जो कि G20 में सदस्य, उन सभी के द्वारा इसको मान लिया गया। इसने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की क्षमता का उपयोग करने और 21वीं सदी के बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। घोषणा के मजबूत, संतुलित, टिकाऊ और समावेशी विकास और सतत विकास लक्ष्यों आदि पर प्रगति में तेजी लाने के लिए विचार को बढ़ावा दिया गया। साथ में आप पता होना चाहिए, पहले G20 में 19 देश थे। एक मतलब संघ हुआ करता था, जो कि मतलब कौन सा संघ था, यूरोपियन यूनियन था, ठीक है, क्या बोलता है, ईयू, ठीक है। ईयू की बात करेंगे, ईयू एक संघ है जो कि कितने देशों का संघ है, तो ईयू जो है सो आपका 27 देशों का संघ है, ठीक है, 27 देशों का संघ है। लेकिन अब जाकर नई दिल्ली डिक्लेरेशन जब हुआ, तो उसमें मतलब कितना, तो 19 देश रहेंगे। अब इसमें 2 संघ शामिल हो गए, ठीक है। तो दूसरा संघ कौन बना, प्रश्न आपके मन में जरूर आएगा, सर दूसरा संघ कौन बना, तो दूसरा संघ जो बना, अफ्रीकन यूनियन बना। कौन बना, अफ्रीकन यूनियन। आप बोलोगे सर अफ्रीकन यूनियन में कितने देश है, तो अफ्रीकन यूनियन 55 देश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 देश है। कितने देश है, 54 देश है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय की बात करेंगे, तो अदीस अबाबा है। कहाँ पे है, समझ रहे हैं ना, अदीस अबाबा। आप बोलेगे सर अदीस अबाबा कहाँ पे है, तो अदीस अबाबा आपकी इथोपिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। अब बोलेगे सर इथोपिया कहाँ है, तो इथोपिया जो है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ठीक है, एक पार्ट है इथोपिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इतना कुछ मैं बता दिया आपको। ईयू की बात करेंगे, ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये भी आपको ध्यान। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, लेकिन हम लोग जो देखिए, आपके पास पीटी के फैक्ट रहेंगे तभी हम मेंस में क्या, आप कितना बात को बनाएंगे। आपका फैक्ट रहेगा तो फैक्चुअल जिसको डाल को घींच सकते हैं, तो बहुत सारे आपको फैक्चुअल फैक्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। G20 समूह 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ एक अलोकनीय विकास भी हुआ है। आप देखें, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये भी G20 में निकल कर आया। क्या था ये, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे, ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख जैव उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में अन्य इच्छुक देशों के साथ एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में मिलकर काम करेंगे। कौन कौन देश मिलेगा, ब्राजील, भारत और संयुक्त अमेरिका प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में, ठीक है, ध्यान में रखना है। अन्य इच्छुक देशों के साथ एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास के साथ मिलकर काम करेंगे।
गठबंधन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ जैव ऊर्जा, जैव अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से काम करेगी। जैसे स्वच्छ ऊर्जा और मंत्री स्तरीय, ठीक है, बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन, बायो एनर्जी, ठीक है, पहल और ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप जीबीईपी शामिल है। सिंपल शब्दों में बात करें तो वी आर फॉरवर्ड थ्रू, मतलब क्या, ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की तरफ, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी हमारा क्या है, ग्रीन एनर्जी हमारा फ्यूचर है, ठीक है। हम लोग बहुत दिन तक, ठीक है, हम लोग ग्रीन जब तक बहुत दिन तक हम लोग जो पहले से जो ट्रेडिशनल एनर्जी का जो यूज करते रहे उसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक परिवहन गलियारे, अरे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? आपको पता हुआ चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, BRI चल रहा है ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है कि नहीं? ये BRI प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है। अब इसके तहत चाइना क्या चाहता है? तो चाइना चाहता है चीन से जो बहुत साल पहले, बहुत प्राचीन समय में सिल्क रूट जो निकलती थी, वो सिल्क रूट से मतलब फिर से मतलब चीन को कनेक्ट कर देना। इसके लिए एशिया सर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रहा सर का। अभी हम कट करके आए, फिर भी नहीं आवाज आ रहा सर का। लग रहा है कुछ बोल नहीं रहे हैं। हेलो से आवाज नहीं आ रहा था सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। अरे तो यार आप लोग बोल के फिर हम कितना पढ़ा दिए, कब से नहीं जा रहा था आवाज? हैं? बस नहीं 2 मिनट से। लेकिन आवाज सर, आपका कट कट के कब 10 सेकंड तक नहीं आ रहा था सर, 10-15 सेकंड हो जाता। मैंने कितना ही पढ़ा दिया इसमें, ठीक है, कहाँ तक पढ़ा? BRI तक पढ़ाए थे। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं सर, सर। कहाँ दिख रहा है? लगता है नेटवर्क को भी ठंडा लग गया है। नहीं सर। आवाज में अभी भी दिक्कत है क्या? ऑल गुड? ठीक है सर। ठीक है ना, चले आगे। BRI तक है सर। ठीक है, सभी लोग तक जा रही है ना आवाज? अगर दिक्कत अगर होगा आवाज में किन्हीं के साथ तो बोलिएगा, ठीक है, मैं कट कर आऊंगा, ठीक है। चलिए तो अभी ठीक बीआरआई है की सर। बात, हाँ बीआरआई की बात करेंगे तो चीन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड इसमें इनिशिएटिव। सर, इसमें से अभी इटली निकला है ना सर, BRI से बाहर निकला है ना अभी? अभी 2 कंट्री बाहर आ गया है, एक इटली बाहर आ गया है और एक फिलीपींस बाहर आ गया है, ठीक है, दोनों का दोनों कंट्री मतलब बाहर हो गया, और भी बहुत सारा देश मतलब इससे से निकलने की मतलब कोशिश धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। बीआरआई से अभी इटली हाल फिलहाल में बाहर आ गया है, ठीक है। जी सर। अभी बीआरआई प्रोजेक्ट जो है सो एशिया और अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे देश जो चीन के जो मतलब इसमें होता क्या है, जैसे पहले बीआरआई प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनो, आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले सर मेरे यहाँ पोर्ट नहीं है, कोई बोलेगा सर मेरे यहाँ बंदरगाह नहीं है, मेरे यहाँ सड़क की स्थिति बहुत अधिक खराब है, कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बोलेगा सर मेरे यहाँ मेट्रो बना दो, ठीक है, बहुत मतलब ये बुलेट ट्रेन मेरे यहाँ चलाना है, ठीक है। अब बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितना पैसा चाहिए, तो बोले इतना पैसा, पैसा तुमको नहीं देंगे, पैसा हम देंगे, किसे देंगे, तो पैसा हम अपने कंपनी को देंगे, ठीक है। पैसा किसे देंगे, हम अपने कंपनी को देंगे, ठीक है। कंपनी मतलब क्या करेगी, कंपनी मतलब क्या करेगी, तुम्हारे यहाँ मतलब क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तुम्हारे यहाँ वो प्रोजेक्ट को बनाएगी, ठीक है, तुम्हारे यहाँ प्रोजेक्ट बन जाएगा, तुम प्रोजेक्ट से पैसा अर्न करो, और उस प्रोजेक्ट को क्या धीरे धीरे वो पैसा फिर करो हमको चुका दो। मतलब चाइना का नीति कितना समझ रहे हैं, पहले प्रोजेक्ट किसके यहाँ बन रहा है, उस देश के यहाँ बन रहा है, लेकिन बना कौन रही है, तो बना रही चाइनीज कंपनी बना रही है। चाइनीज कंपनी से मतलब बाद में जाके फिर मतलब वो पैसा, मतलब जो पैसा वहां पे खर्च हुआ वो पैसा फिर वहां से अर्न करके फिर किसके पास आ रहा है, फिर चाइना के पास आ रहा है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट लॉस में चला गया, फिर समय पे कंपनी किसी भी तरह से उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो वैसे कंडीशन में अगर नहीं चुका पाएगा तो बाद में चाइना कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो प्रोजेक्ट जो बना है ना आप इसी को हम ही को मतलब दे दो। जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पे ले लिया गया चाइना के द्वारा, ठीक है। हाल फिलहाल का एक एग्जांपल बताओ, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। तो इसी सब को देखते हुए संयुक्त अमेरिका ने बोला भाई साहब ऐसा है
से अगर इतना अगर चाइना कर ही रहा तो हम लोग भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो भारत ने मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक परिवहन गलियारा निकला। संयुक्त अमेरिका ने G20 में मन से एक योजना की घोषणा की जिसके अंतर्गत दक्षिणी एशिया से, ठीक है, पश्चिम एशिया अंततः यूरोप तक एक रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी तंत्र बनाया जाएगा। इस परिवहन गलियारा का भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक परिवहन गलियारा के रूप में जाना जाएगा। अभी कैसे शामिल होगा, ये कैसे काम करेगा, तो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेगा। लेकिन इसमें भारत जो होगा सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल सेट करेगा, ठीक है। संयुक्त अमेरिका के साथ अन्य दलों तथा भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और जर्मनी ने भी इस गलियारे की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन, जिसको मेमयू बोलते हैं, MOU, कभी फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, MOU का फुल फॉर्म, ठीक है, सभी ने हस्ताक्षर कर दिए। अब बोला जाता है से मतलब बोला जाता है से मतलब से अभी जो इजराइल के ऊपर जो हमास ने जो आक्रमण किया से कहीं ना कहीं इसी को मतलब काउंटर करने के लिए, इसी को मतलब रोकना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी को मतलब रोकने के लिए मतलब किया गया था कि दुनिया का ध्यान मतलब आकर्षित इस तरफ हो जाए, ये काम मतलब रुक जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट किसका है, तो कहीं ना कहीं से अरब नेशन का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इजराइल हो तो भी जाएगा, इजराइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अरब नेशन अपना हाथ पीछे खींच ले, इससे निकल जाए बाहर, इसीलिए मतलब बहुत सोच समझ के, ठीक है, एट द टाइम पे मतलब ये सारी चीजें की गई ताकि दुनिया का ध्यान मतलब एक तरफ मतलब आकर्षित हो जाए, कभी ये सक्सेस ना हो। आप चलेंगे जलवायु परिवर्तन और प्रगतिशील पे भी बात की गई। G20 नेताओं ने वर्ष 2030 तक विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने पे सहमति व्यक्त की और कोयले के चरणबद्ध कटौती जारी करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। अब देखिए, कोयला को या फिर पेट्रोलियम को सडन तो नहीं हटा सकते अपने दैनिक यूज से, हटाएंगे क्या सडन, सडन हटाएंगे तो क्या होगा, पूरी तरीके से ब्लैक, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकआउट, ब्लैकआउट हो जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे, धीरे धीरे से हटाएंगे और उसके जगह पे जब तक कोई दूसरा चीज नहीं आ जाता है तब तक उसका प्रयोग करते रहेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। उसके जगह पे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सोलर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, थर्मल क्या बोलते हैं, सोलर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ये सबसे एनर्जी से जो होगा उस एनर्जी को हम लोग करेंगे। उसके किसको रिप्लेस करेंगे, तो कोयला, और मतलब कोयला को मतलब चरणबद्ध तरीके से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ध्यान हाइड्रोजन रखेंगे। भी हो जाएगा सर, H2। बिल्कुल हाइड्रोजन भी हो जाएगा, बिल्कुल नवीकरणीय में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वो भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्रोत जो कि मतलब प्रदूषण कम उत्पन्न करे और भविष्य में उसकी खत्म होने की संभावना भी न के बराबर होती है, ठीक है, बहुत ही मतलब व्यापक तरीके से मतलब उपलब्ध है, ठीक है। मंच पे दिए गए बयान के अनुसार हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता होगी, 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। यूक्रेन संघर्ष का वर्णन करते कि भारत द्वारा रूस यूक्रेन संकट पर नरम भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे बाली इंडोनेशिया में जब मतलब वहां पे सम्मेलन हुआ G20, तो यूक्रेन का नाम लोग सैकड़ों बार लिया गया था, लेकिन भारत ने केवल 3 जगह पे मतलब यूक्रेन का नाम लिया, ठीक है। रसिया को 3 जगह पे ही मतलब क्या किया, उनका मतलब वो किया, मात्र 3 जगह पे लिया, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से मतलब रूस का मतलब हमने बचाव किया, हमने बहुत अच्छा कूटनीति का प्रयोग किया, हमने अपने बीच का रास्ता निकाला, ना तो रूस का निंदा किया और न ही पश्चिमी राष्ट्र को अधिक बोलने का हमने मौका दिया, ठीक है। राष्ट्र इस तथ्य पर सहमत हुए कि कोई देश बलपूर्वक किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकता। यूक्रेन को लोगों की पीड़ाओं पर प्रकाश डाला गया। युद्ध के लिए रूस की कोई सीधी आलोचना नहीं की गई, जबकि सारे के सारे राष्ट्र क्या समझ रहे थे, G20 के सारे मेंबर क्या समझ रहे, रूस की आलोचना किया जाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका सब जगह दादागिरी दिखाता, लेकिन भारत के संदर्भ में वो इसलिए भी चूक जाता है क्योंकि जानता है से कहीं न कहीं उनसे भविष्य में गलती हुई है और उसी की गलती की वजह से आज मतलब क्या है, चाइना इतना आगे गया। लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि भविष्य में चाइना को काउंटर कर सकता है, इसलिए हमको चाइना को काउंटर के विकल्प के रूप में देखता है, इसलिए हमारी चीजों में वो ज्यादा मतलब उलझता नहीं है, ठीक है। चलिए, बदलती भू राजनीति के कारण विश्व के सामने आती चुनौतियां, भू राजनीति की बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, क्या जियो याद भूल रहा हूँ, ठीक, पॉलिटिक्स। क्या, जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। सर, हाँ, जियो जियोपॉलिटिकल। पॉलिटिक्स, बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, काफी चेंज हो रहा है। सबसे पहला आप देखोगे जैसे कि से हम लोग जैसे ही 2020 जैसे ही हम लोग 2020 के आसपास जो प्रवेश थे, तो सबसे पहले कोविड, कोविड ने बहुत अधिक, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को बदला।
कोविड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन को बहुत ज्यादा डिफेम किया। चीन के इमेज को सबसे ज्यादा धराशायी अगर किया, कोविड किया। हालांकि चीन को इमेज को बिल्ड करने का कोशिश डब्ल्यूएचओ ने बहुत किया, लेकिन बहुत ज्यादा उसका इमेज को डिमोलिश करने का काम जो किया, ठीक है, किसने किया? कोविड ने। हमने कोविड की वजह से अपना इमेज बहुत अच्छा बनाया, चाहे हमारा वैक्सीन मैत्री हो, ठीक है। हमने वैक्सीन मैत्री के तहत कि सारे राष्ट्र को, छोटा से लेकर बड़ा देश को हमने क्या किया, हमने मतलब वैक्सीन मैत्री के तहत उनको क्या बोलते हैं, वैक्सीन मित्रता के तहत उनको वैक्सीन की सप्लाई की, ठीक है। फिलोक्यूनोन जो आता था मलेरिया की जो दवा जो था, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र को भी हमने दिया। हमने अपना वैश्विक स्तर पे इमेज को बिल्ड किया, चीन ने अपना इमेज को खराब किया, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा था रूस यूक्रेन संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया। अब यूक्रेन और रूस का ने क्यों बाधित किया? तो देखिए, रूस जो है दुनिया में कच्चा ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है। अब यूरोप में जो होता है ना, वो घर में ना गैस चाहिए होता है जलाने के लिए। से यूरोप के घर में अभी के समय ना, वहां पे हमेशा से गैस जलते रहता है, जिससे घर गर्म रहता है। और वो जो गैस जो सबसे ज्यादा रूस से आता है। रूस को रूस ने किसी भी यूरोपियन नेशन को, ठीक है, गैस देने से इनकार कर दिया। यूरोपियन नेशन भी इसे नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी जरूरत तो है। उनकी जरूरत है, तो इसमें चाइना आया। चाइना बोला हम रूस से गैस कर देंगे। चीन इसे खरीद लिया 2 रुपया में, और चीन ने इसको 4 रुपया में फिर किसे बेच दिया? तो फिर मतलब जाके बेच दिया यूरोपियन नेशन को बेच दिया। समझ रहे हैं? ये रूस से डायरेक्ट खरीद सकता था 2 रुपया में, लेकिन अब चाइना के होते हुए जा रहा, अब इनके पास जा रहा है। ठीक है, भारत ने भी इसमें किया। भारत हमने भी मतलब बहुत ही सस्ती कीमत पे रूस से मतलब क्या किया, बहुत अधिक हमने पेट्रोलियम वगैरह हम लोगों ने अपना लिया। ठीक है, दूसरा कारण था। तीसरा कारण कि यूक्रेन, यूक्रेन को बोला जाता है, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसके यूक्रेन पे संकट आने से सबसे ज्यादा है, ठीक है, आटा की कीमत बहुत आगे बढ़ गई। ठीक है, फूड चेन में मतलब बहुत अधिक मतलब वो आपको एग्जाम्पल, आपको गलत मतलब चीजें मतलब होती हुई देखी। सब सामान की कीमत आपको बढ़ते हुआ दिखे, दोनों युद्ध की वजह से। युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, उसका प्रभाव भारत पे या फिर दुनिया के विभिन्न देशों पे पड़ेगा है। लेकिन अगर ये खाड़ी देश में अगर युद्ध अगर होता है बाय द वे, तो उसका प्रभाव दुनिया के सब जगह पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं पेट्रोलियम के ऊपर निर्धारित होती है। ठीक है, और इससे मतलब वैश्विक जितना भी बाजार मतलब कंट्रोल होता है, बाजार पे मतलब असर आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे बहुत जगह पे, ठीक है, यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से बहुत जगह पे यूरोप में मतलब सरकारें गिरती हुई आपको दिखी। हर जगह पे सरकार में सस्टेनेबिलिटी जो बोलते हैं, स्टेबिलिटी आपको नहीं देखने को मिला। ठीक है, रीजन क्या था? रूस यूक्रेन युद्ध। इसकी भी गहराई कारण उसको हम लोग समझेंगे। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति और असुरक्षा बढ़ गई। हालांकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देशों में, इनमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज पहले से भंग होने और मानसून की कमी के फसल विफलता के बीच कई देशों द्वारा खाद्यान्न निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से समस्या और भी बढ़ गई। भारत ने भी, ठीक है, निर्यात जो हम लोग चावल वगैरह को करते थे, गेहूं के करते थे, तो भारत ने भी बोल दिया भाई साहब हम नहीं निर्यात करने वाले हैं, हमको अपने यहाँ देखना है। तो भारत ने भी निर्यात करने से इनकार कर दिया। इससे बहुत अधिक समस्याएं सभी जगह आपको देखने को मिली। कई द्वीप राष्ट्र बढ़ते हुए समुद्र स्तर और तटीय जलमग्नता के रूप में जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहे। इस प्रकार इन जोखिमों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कि मतलब जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा ग्रसित है, जिसमें से एक देश जो है मालदीव। अगर जल स्तर अगर बढ़ेगा, तो जो सबसे पहले द्वीप जो दुनिया का जो देश जो झुकेगा वो आपका कौन होगा? तो मालदीव होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले मालदीव की सरकार ने अपना एक कैबिनेट का मिशन बुलाया, कैबिनेट का मीटिंग बुलाया। ठीक है, अब मीटिंग कहाँ पे किया? समुद्र के नीचे किया, ताकि दुनिया का ध्यान आकर्षित हो, ताकि मतलब वो जल स्तर बढ़ने के, जो जल स्तर जो बढ़ रहा है उसको मतलब कम करे, मतलब उसको कम करे, ताकि मतलब ऐसे ऐसे देश जो कि मतलब बहुत ही पास है समुद्र के, क्या बोलते हैं, समुद्र के स्थल से बहुत पास है, उनको मतलब क्या हो, नुकसान ना हो। दूसरा रीजन की बात करेंगे तो चीन की साम्राज्यवादी, जो कि थोड़ा देर पहले आपको बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। चीन के बढ़ते साम्राज्यवादी और विस्तारवादी दृष्टिकोण के साथ कई अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ऋण जाल में, ठीक है, इसको ऋण जाल को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं डेट उसको? ट्रैप। बिल्कुल ठीक है, डेप ट्रैप में डेप मतलब ट्रैप फंस डेप रहा है। ट्रैप। ठीक है, इसमें फंस रहा है। ठीक है, इस प्रकार वे चीन के हाथों अपने क्षेत्र की संपत्ति खो रहे हैं, जो संसाधनों उनको बाजारों का मतलब शोषण करता है। अब यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन को भी विनियम की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रकृति में अत्यधिक मतलब क्या अस्थिर है। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है क्रिप्टो में। क्रिप्टो करेंसी हमारे युवाओं का मतलब बात करेंगे तो काफी उनका झुकाव है। ठीक है, तो इसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात हो रही थी, अब बहुत सारे देशों ने किया, तो ये भी एक मैटर निकल कर आता है।
आप चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का महत्व की बात करें, अफ्रीकन संघ के शामिल होने से सार्वभौमिक हित पर आधारित नई विश्व व्यवस्था को निर्धारित करने में वैश्विक मत को भी शामिल किया गया। अब शुरू में अफ्रीकन यूनियन नहीं थे, यूरोप का पूरा नेतृत्व यूरोपियन यूनियन कर रहा था। एशिया के दो प्रमुख राष्ट्र हो ही गए, एशिया से है ही आपका क्या बोलते हैं, इंडिया है, चाइना है ही, सारा राष्ट्र है, अफ्रीकन भी था, ठीक है, सॉरी अफ्रीकन बोल रहा है, ठीक है, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन सब था, ठीक है, लेकिन अफ्रीका से नहीं था। तो अफ्रीका को अगर शामिल कर लेंगे तो विश्व का लगभग सभी का मतलब एक तरह से प्रभुत्व हो गया। अब देखिए ना कितने राष्ट्र हो गए इसमें, 19 तो मतलब देश है, 27 गो देश यूरोपियन यूनियन का देश जोड़ लीजिए, ठीक है, इधर 55 गो देश जोड़ लीजिए, समझ रहे हैं ना, इतने का एक तरह का ये संगठन बन गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जलवायु परिवर्तन संबंधी उपायों को अपनाने से बाढ़, तटीय जलमग्नता, बारिश के पैटर्न बदलाव, शहरी बाढ़ आदि सहित वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी के नियम के आपसी सहमति लाने के बारे में भी बात की गई, ठीक है, और जिससे इसकी अस्थिरता पर प्रबंधन किया जा सके, इसमें शामिल जोखिमों को कम किया जा सके। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी बातें हुई, ठीक है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो व्यापार और आर्थिक महत्व है। भारत, मध्य पूर्व यूरोप, आर्थिक परिवहन गलियारा भारत के सीधे तौर पर पश्चिम एशिया और यूरोप तक के, ठीक है, अत्यधिक व्यापार मार्ग प्रदान करेगा। पश्चिम एशिया और यूरोप तक भारत का डायरेक्ट मतलब गलियारा निकल जाएगा, ठीक है, गलियारा समझते नहीं क्या होता है, एक तरह का सड़क मार्ग टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके कॉरिडोर बैक, सर, कॉरिडोर। बिल्कुल बिल्कुल कॉरिडोर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलते ही है। वैश्विक बाजार तक भारत की पहुंच बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में अपनी सुनिश्चित होगी। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जवाब देगा, जो बात मैंने आपको बहुत देर पहले बता दिया है कि कहीं न कहीं से चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए है। देखिए अमेरिका कितना भी बुरा होगा ना, अमेरिका साम्राज्यवादी तो नहीं है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी प्रथम विश्व युद्ध में भी या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता नहीं पाई गई थी, जब बेचारे पे, अब यहाँ पे अमेरिका पे जब जब हमला हुआ तभी ये विश्व युद्ध में शामिल हुआ। चीन की नीति साम्राज्यवादी है, अमेरिका की नीति साम्राज्यवादी कभी से नहीं रही, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको जब 2 रुपया अमेरिका दे, नहीं बोलते हैं 2 रुपये, जैसे 2 रुपया अगर अमेरिका दे और 4 रुपया अगर चीन दे, तो कोई भी आदमी, ठीक है, 2 रुपया लेना ही पसंद करेगा, क्योंकि अमेरिका कितना भी बुरा क्यों ना हो जाएगा, उसके भूमि को कभी क्लेम नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, उसके भूमि को भी क्लेम करेगा, उसके देश में। आपको पता है इसने श्रीलंका की स्थिति ऐसी कर दी है, श्रीलंका की जो अभी स्थिति जो खराब हुई, इसमें बहुत बड़ा चीन का रोल था। अब बाद में जब चीन को जब बोला गया तो बोला भाई साहब देख लो, हम ना कुछ करने वाले, हम तो पैसा तुमको नहीं देने 90 वाले हैं, ठीक है। श्रीलंका में, ठीक है, अपना करेंसी चलाता है ये आदमी, मतलब ये देश, ठीक है, उसका आर्मी वहां पे है, ठीक है, मतलब पूरा संप्रभुता का बोलते हैं ना, ऐसी की तैसी कर देना, वैसा कर चुका है ये। संप्रभुता नाम का एक चीज होता है श्रीलंका का। आप मान लीजिए आपके देश में किसी दूसरे देश का मिलिट्री रहे और अपना करेंसी चलाए पैरेलल में, तो क्या मतलब होगा, तो एक तरह के समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चलाने जैसा हो गया, ठीक है। तो ऐसी हाँ स्थिति है, ठीक ट्रेड है, भी यही कंट्रोल स्थिति। नहीं का है। हाँ बिल्कुल, अब आपको पता होना चाहिए ये, अभी पाकिस्तान में विवाद भी निकल कर, पाकिस्तान में एक दो इसने बाजाप्ते के साथ वो खरीद लिया है, ठीक है, आइलैंड वगैरह खरीद लिया है। कूटनीतिक महत्व की बात करेंगे तो भारत की अध्यक्षता अफ्रीकी संघ को शामिल करने से वैश्विक दक्षिण का मत मजबूत होगा। जलवायु लचीलापन, भारत परिवर्तन पर घोषणाएं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन आदि जैसी पहलों को अत्यधिक गति प्रदान करेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी निर्णायक भूमिका मतलब होगी। आपको पता होना चाहिए सौर गठबंधन का मुख्यालय, ठीक है, भारत में ही है। आप बताओ भारत में कहाँ है सौर वाला का, क्या बताएंगे आप लोग? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश भी इसका सदस्य, जैसे 101वां देश है, यूएसए भी शामिल है ना, 101वां देश यूएसए है। और इसका जो अध्यक्ष जो है अजय माथुर है, ठीक है, ये भी एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता क्या है, तो देखेंगे अभी हमारे यहाँ क्या है, रात है, लेकिन हो सकता है दुनिया के किसी कोना में दिन भी हो ना दिन। तो इसमें क्या है ना, तो इसमें है क्या, इसमें ये है कि इसे दुनिया के सारे देश को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। दुनिया के किसी कोना में अगर दिन है तो भारत को बोलेगा से चलो हमारे यहाँ भी दिन है, तो तुम अभी तुम्हारे यहाँ रात है तो तुम एनर्जी ले लो। और जब भारत में जब दिन होगा तो दुनिया के किसी कोना में रात होगा, तो भारत बोलेगा चलो ठीक है अब हम तुम्हारा एनर्जी को रिटर्न कर देते, क्योंकि अब हमारे यहाँ सूरज उग चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 24 मतलब सोलर सप्लाई हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये मोदी जी का सोच है, बहुत ही दूरगामी सोच है, दुनिया के सारे देशों के एक साथ मतलब क्या करना, कनेक्ट कर देना। इसी को देखते हुए
ठीक है। भारत में आप देखोगे तो क्या बनाया गया है, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया है, ठीक है, जो कि आपको गुरुग्राम हरियाणा में है। आज इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अजय माथुर साहब है, ठीक है। अंतिम में G20 के सारे चीजों को पढ़ने का निष्कर्ष क्या निकलता है, तब भारत की अध्यक्षता G20 में आर्थिक, पर्यावरण, डिजिटल, भू राजनीतिक, अन्य पक्षों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे भारत के वैश्विक शक्ति बनने के दावे को मजबूती मिली है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की अस्थायी सदस्यता की वकालत भी की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र में आप देखोगे, ठीक है, एक यूएसए चलो तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री को करेगा, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री का कौन प्रतिनिधित्व करने वाला है, इतनी सा यूरोप है, इतनी सा भी नहीं होगा यूरोप, वहां से कौन है, यूके है, फ्रांस है, और कौन हो गया यूरोप से, एक और भी होगा, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, क्या है, इटली इटली। इटली इटली थोड़ी ना है परमानेंट मेंबर में P5 में, यूके फ्रांस P5 यूरोप में से दो है। स्पेन। एक मिनट। कौन कौन है, एक चाइना हो जाता है जो कि यूरोप से नहीं है, और एक कौन है P5 में, एक और कौन है, चाइना, यूएस, रसिया, स्पेन है क्या? रसिया, स्पेन। यूके, फ्रांस, ये रसिया, ठीक है। चलो रसिया थोड़ा यूरेशिया का भी कर लेते, लेकिन ये मुख्य रूप से तो इसका राजधानी तो यूरोप में ही है ना। तीन नेशन आप यूरोप से ले रहे हो, एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का क्या मतलब प्रतिनिधित्व है, इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, इतना बड़ा मतलब क्या है, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका का कोई आप प्रतिनिधित्व ही नहीं दे रहे हो, तो इस पे भी बार बार हो रहा है। तो भाई साहब बहुत पुराने समय की बात हो गई है, अब थोड़ा बदलाव करो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं उनको भी मतलब क्या करो, सब प्रतिनिधित्व दो, तभी जाके मतलब, नहीं तो ये अभी के समय में प्रासंगिकता बिल्कुल भी नहीं, अप्रासंगिक, ठीक है। प्रश्न भी पूछता है क्या वर्तमान समय में, ठीक है, यूएनओ एक अप्रासंगिक संस्था बनकर रह गई है, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे प्रश्न ही बनते हैं। और रही बात है G20 मैंने आप लोग को दिया, इंग्लिश में भी डाला हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर एक मॉडल कॉपी मैं आपको दे दूंगा, G20 को लिखा कैसे, थोड़ा सा उसमें अच्छा से बनाया बनाया रहेगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझ विकसित करने के लिए। आज G20 पे बहुत सारा मतलब शो वगैरह है, कुछ कुछ है, तो उस सबको भी सुना कीजिए। G20 69 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 70 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसको 69 के लिए 70 में भी कुछ कुछ आएगा। नहीं तो प्री में तो आपको भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, प्री में आई थिंक 2 क्वेश्चन इससे होना चाहिए, 1 से 2 क्वेश्चन इससे होना ही चाहिए, और इसलिए हमारी समझ भी विकसित इसमें होनी चाहिए।